हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में, पावर शेयरिंग। तो हम लोगों ने व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड हाउ पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बेल्जियम, इस चैप्टर में हम लोगों को दो कंट्री के केस स्टडी के बारे में पढ़ना था, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में मैंने सेकेंड वीडियो में पढ़ा चुका है और सेकेंड वीडियो में ही आप लोगों को इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया गया, वहां का कंपोजिशन क्या था। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया, हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के सदर्न पार्ट से, यानी कि अगर हम लोग अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर नीचे की तरफ अगर हम लोग आएंगे इंडियन ओशियन में, तो श्रीलंका एक कंट्री है, आइलैंड नेशन, वहां पे श्रीलंका होगा। उसका कुछ जो मैप है वो जस्ट लाइक दिस है, क्लियर। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, यानी कि जस्ट सेम एज हरियाणा। जब हम लोग केस स्टडी ऑफ बेल्जियम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बोला था कि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, यानी कि हाफ ऑफ हरियाणा। इंडिया में जो हमारा स्टेट है हरियाणा, में उसी की बात कर रही हूँ। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़, बेल्जियम की थी 1 करोड़, यानी कि हाफ ऑफ हरियाणा, और श्रीलंका की है 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बिल्कुल सेम है, हरियाणा के भी 2 करोड़ और श्रीलंका के भी 2 करोड़, क्लियर। अब श्रीलंका की कंपोजिशन क्या है, वहां पे भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं। जहां पे इतने सारी डाइवर्सिटीज रहेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ टेंशंस तो जाहिर सी बात है होगा ही। बेल्जियम में हुआ तो जो बेल्जियन लीडर्स थे वो लोग उस सारे टेंशंस को क्लियरिफाई कर दिए पावर को शेयर करके। तो इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, वहाँ की जो भी कम्युनिटी है वो अच्छे से काम कर रही है, बिना किसी कन्फ्लिक्ट, बिना किसी टेंशन के। अब देखते हैं कि श्रीलंका में कैसी डाइवर्सिटी थी और वहाँ पे क्या क्या टेंशंस, क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स आए। श्रीलंका में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स हम लोग उसे बोलेंगे जो तमिल नेटिव्स, यानी कि जिसका तमिल्स के साथ कुछ रिलेशन हो, बट इंडियन तमिल्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसके फोर फादर्स, यानी कि जिसके पूर्वज एज अ प्लांटेशन वर्कर इंडिया से आए हो श्रीलंका में, उससे हम लोग इंडियन तमिल्स बोलेंगे। श्रीलंका में सिंहाला स्पीकर कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी, यानी कि 74% जो थी वो सिंहाला स्पीकर्स थे, क्लियर। और तमिल स्पीकर्स केवल 18% ही थे। तमिल स्पीकर्स 2 सब ग्रुप्स में तमिल स्पीकर्स को डिवाइड किया गया, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स मैंने अभी भी बोला, जिसके साथ जिसका रिलेशन तमिल के साथ हुआ है, और इंडियन तमिल्स जिसके 4 फादर श्रीलंका में आए हो एज अ प्लांटेशन वर्कर फ्रॉम तमिल, क्लियर। श्रीलंकन तमिल्स 13% है एंड इंडियन तमिल्स, ये आप लोगों को रेशियो नहीं दिया हुआ है उसमें। मोस्ट सिंहाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। अब सिंहाला स्पीकर की जो कम्युनिटी थी वो तो मेजॉरिटी में थी, और जो भी वहाँ का जो भी रिलीजन था सबसे ज्यादा रिलीजन वहाँ पे बुद्धिस्ट थे। जाहिर सी बात है अगर मेजॉरिटी में सिंहाला स्पीकर है तो बुद्धिस्ट भी तो मेजॉरिटी में ही आ गए। अगर सिंहाला स्पीकर अपना डोमिनेंस दिखाएंगे तमिल स्पीकर्स पे, यानी बुद्धिस्ट स्पीकर भी अपना डोमिनेंस दिखाएंगे किस पे, हिंदूज पे एंड मुस्लिम्स पे, क्योंकि तमिल्स जो थे वो हिंदूज, कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम थे, और 7% क्रिश्चियन थे। 7% क्रिश्चियन जो थे वो दोनों थे, सिंहाला भी थे और तमिल्स भी थे। ये था कंपोजिशन। अब पावर को श्रीलंका में कैसे शेयर किया गया या नहीं, क्या क्या टेंशंस आए, ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ टेंशन इन श्रीलंका। बेल्जियम में भी कुछ टेंशंस क्रिएट हुए थे, बट
ड्यू टू पावर शेयरिंग वहाँ पे एक बेटर वे में, एक गुड वे में पावर को शेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो गए और एक पीसफुल लाइफ वहाँ के लोग जीने लगे। अब श्रीलंका में क्या क्या टेंशन्स हुए? श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1948 में मिला। श्रीलंका में सिंहाला कम्युनिटी जो थे वो मेजॉरिटी में थी, तो जो भी टेंशन्स थी वो सारी टेंशन्स सिंहाला कम्युनिटी की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना मेजॉरिटी दिखाने लगे, अपना डोमिनेंस दिखाने लगे तमिल्स के ऊपर, श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ कि ये एक पॉलिसी है, यानी कि एक बिलीफ है जिसमें ये कहा गया है, ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी में है एक कंट्री में, जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वही पूरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस करेगी, वही पूरी कंट्री के ऊपर अपना पावर को शो करेगी। बट ये चीज़ तो गलत है ना, क्योंकि सबको इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, इसके वजह से तो टेंशन्स हो गए ही। सो द लीडर्स ऑफ सिंहालन कम्युनिटी शाउट डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। अब मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से क्या हुआ? सिंहाला कम्युनिटी के जो भी लीडर्स थे वो श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिए। अब कुछ स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं कि सिंहाला कम्युनिटी की जो डोमिनेंस थी उसको स्टैब्लिश, उसकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या हुआ, आखिर कैसे पता चला कि सिंहाला कम्युनिटी जो है वो पूरी श्रीलंका पे अपना डोमिनेंस कर रही है। 1956 में एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट में क्या बोला गया कि सिंहाला यानी कि सिंहालन स्पीकर्स जो थे, सिंहाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया श्रीलंका में। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला लैंग्वेज को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब सिंहाला चूंकि मेजॉरिटी में थी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और सिंहाला स्पीकर्स यानी कि सिंहाला कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उन लोगों को फेवर दिया जाने लगा कि बस आप यहाँ पे आए हैं तो आपको, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को ये फेवर दिया गया कि आप जैसे सिंहाला स्पीकर्स अगर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर अगर किसी गवर्नमेंट जॉब्स में चाहे जॉब पाने के लिए तो उन लोगों को इजीली कुछ भी मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में थे। तो अब ये सारे हो गए। सिंहाला को क्या किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो तमिल्स जो लोग थे, तमिल स्पीकर्स, उन लोगों को कुछ तो लगेगा कि हम लोगों को सोसाइटी से अलग माना जा रहा है, हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सारे जब वो लोग कुछ सोचने लगे तो टेंशन्स क्रिएट होंगे ही। तो क्या क्या टेंशन्स क्रिएट हुए? श्रीलंकन तमिल्स जो है वो सोचे कि सब कुछ सिंहाला के फेवर में हो रहा है, हम लोगों के फेवर में तो कुछ भी नहीं हुआ। ना हम लोगों का लैंग्वेज ऑफिशियली रखाया, ना हम लोगों को किसी फील्ड में फेवर दिया जाने लगा। तो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो अपने आप को एलिमिनेटेड फील करने लगे, यानी कि उन लोगों को लगा कि हम लोग तो इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग हैं, हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल फील्ड्स, किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कोई भी फेवर नहीं मिल रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं? सिंहाला को फेवर कर रहे हैं एंड तमिल स्पीकर्स को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, कोई भी तमिल स्पीकर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि तमिल स्पीकर्स एंड सिंहाला स्पीकर्स, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गए। इन दोनों कम्युनिटी के बीच के जो रिलेशंस थी वो बहुत स्ट्रेंट हो गई, यानी कि बहुत तनाव आने लगा उन दोनों के बीच में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे इन दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि श्रीलंकन तमिल्स अपना एक एक्ट लॉन्च किए, उस एक्ट में एक स्ट्रगल लॉन्च किए और उसमें वो लोग क्या बोले कि नहीं, हम लोग को भी फेवर मिलना चाहिए, इक्वल फेवर मिलना चाहिए। वो लोग ये भी नहीं बोले कि हम लोगों के पावर को एज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए, वो लोग बोले कि हम लोगों को इक्वल फेवर मिलना चाहिए। जैसे बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों कम्युनिटी, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग,
दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पावर। तो उसी तरह से तमिल स्पीकर्स बोले कि श्रीलंका में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पावर को। इससे क्या होगा, पावर्स जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो कोई टेंशन्स नहीं होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बट सिन्हाला मेजॉरिटी में थे, उनके पास इतना पावर था कि वो लोग उनके स्ट्रगल्स को दबा रहे थे, बट तमिल स्पीकर्स जो थे वो इजीली नहीं दब रहे थे। फिर 1980 आते आते तक वो लोग, जब से ये सारा केस हुआ, तमिल स्पीकर्स तो बहुत ही मतलब गुस्से में आ गए थे कि ये सारा सिर्फ सिन्हाला के साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। 1980 आते तक क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकर्स थे वो अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम मांगना शुरू किए। तमिल इलम का मतलब होता है स्टेट, यानी कि तमिल, जैसे अगर हम लोग इंडिया में जो तमिल स्टेट है, तमिल लैंग्वेज में स्टेट को इलम बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोले तमिल इलम। और वो लोग जो बोले कि हम लोगों को अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए, यानी कि तमिल स्टेट चाहिए श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में। क्लियर? 1980 में तमिल स्पीकर्स बोले कि हम लोगों को नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, यानी कि श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में हम लोगों को अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए, लेकिन उन लोगों को मिला ही नहीं। इन सब की वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर, यहाँ पे सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि एक सिविल वॉर की तरह ही तो है। अगर हम लोग अब सिविल वॉर किसको कहेंगे, क्या अगर छोटा मोटा अगर कुछ लड़ाई हो जाएगा तो उसको सिविल वॉर बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। अगर जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसे हम लोग जो भी वॉर बोलें, तो वो क्या हो गया कि दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है। बट अगर एक ही कंट्री के बीच में, यानी कि इनसाइड द नेशन अगर कोई वॉर हुआ, अगर कोई वॉर क्रिएट हुआ, तो उसको हम लोग सिविल वॉर बोलेंगे। ठीक है? तो श्रीलंका में क्या हुआ था, पूरे श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स, सिन्हाला कम्युनिटी और श्रीलंकन तमिल्स, इन लोगों के बीच में वॉर क्रिएट हो गया ड्यू टू द मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। तो ये सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। इसके वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका में पावर को एक बेटर वे में शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे टेंशन्स हुए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हुए। इसमें क्या हुआ, इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए, बहुत सारे दोनों साइड के, ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स के, तमिल स्पीकर्स के भी और सिन्हाला स्पीकर्स के भी, दोनों साइड के कम्युनिटी के बहुत सारे पीपल्स मर भी गए सिविल वॉर में। तो क्या हुआ, हम लोग पावर को इक्वल नहीं शेयर किए, जिसकी वजह से उस कंट्री का ही तो नुकसान हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि वॉर में जो मेजॉरिटी में थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके कम्युनिटी के भी तो कुछ पीपल मरे, उसकी कम्युनिटी को भी तो प्रॉब्लम हुई कि वो लोग कोई भी कुछ भी काम कर रहे थे तो उसमें तमिल स्पीकर्स अपना जैसे हाथ घुसा रहे थे कि नहीं ये गलत है, उसको रोक रहे थे। अगर ये पावर को शेयर कर दिया जाता तो फिर ये चीज़ नहीं आते, सारी कम्युनिटी अपने अपने पावर्स को अपने अपने कम्युनिटी पे अच्छे से ध्यान देती। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें दो कंट्री के केस स्टडी के बारे में पढ़ा, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं करा गया, यहाँ पे क्या हुआ, मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी को लागू कर दिया गया जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज पावर शेयरिंग इज द गुड वे टू फॉर्म टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन एनी कंट्री। इस तरह से हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स मेरे पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको। इस चैप्टर के पार्ट 2 में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके,